नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी वात्सल्य में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आपको एक तरफ हिंदी वात्सल्य लिखा होगा, जिसको आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और दूसरी तरफ नीचे राष्ट्र साहित्य लिखी होगी। राष्ट्र साहित्य जो कि आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत ही आता है, और ये हमारी इस सीरीज की तीसरी क्लास है। इससे पहले हम हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा, हिंदी साहित्य के अंतर्गत आदिकाल की पृष्ठभूमि, आदिकाल की विशेषताएं, आदिकाल के नामकरण पर बातचीत कर चुके हैं। आज हम तीसरी क्लास में राष्ट्र साहित्य पढ़ेंगे। राष्ट्र साहित्य पढ़ने से पहले राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति पर बातचीत करना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। तो आप देख रहे होंगे कि बगल में मैं अपना खुद का बनाया हुआ नोट्स भी शेयर कर किया हूँ, स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। तो राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले हम जानेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे गार्षद ताशी होते हैं। वो कहते हैं कि राजसु से रासो बना है। अब गार्षद ताशी से पहले मैं आपको बता दूं कि रासो शब्द मूल रूप से अगर कहा जाए तो इसका अर्थ काव्य से लिया जाता है। रास यानी कि काव्य, क्योंकि हम जैन साहित्य जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे उपदेश रसायन दास, स्थूलभद्र रास, या फिर इस तरह की जितने भी जैन साहित्य, वहाँ भी उसके नामों के पीछे रास लगाया, यानी कि वहाँ से अर्थ निकलता है काव्य से। तो ये जो रास है वो रस से बना है, और रस जो है वो काव्य मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करें गार्षद उदासी, जिसकी चर्चा हमने पहले क्लास में की थी कि हिंदी साहित्य इतिहास को लिखने वाला पहला आदमी गार्षद उदासी ही है, जो फ्रेंच में लिखा था। ये कहते हैं कि राजसु से रासो रासो बना है। अब राजसु क्या है? तो आदिकाल के समय में जब डायनेस्टियां राज करती थी, जब राजवंश राज करते थे, तो राजा अपने अपने राज्य में राजसु यज्ञ करते थे। और राजसु यज्ञ में होता यह था कि उस यज्ञ के बाद एक घोड़ा छोड़ा जाता था, और वो घोड़ा जिस जिस राज्य से जाता है, उस राज्य के राजा उस घोड़ा को नमस्ते और उस घोड़ा की गुलामी को स्वीकार करते हैं। जो उस घोड़ा की गुलामी को नहीं स्वीकार करता है, वो इस राजा से युद्ध करता है। और इसी से रासो बना, चूंकि रासो साहित्य भी युद्ध और वीर रस युक्त साहित्य है। तो ये गार्षद तासी का मत है कि राजसु से रासो बना। आप पहला पॉइंट याद करेंगे कि गार्षद तासी राजसु से रासो को मानते हैं। अब आचार्य शुक्ल के पास आते हैं। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि रासायण, रास और फिर रासो बना। अब रासायण, रास और रासो बनने की एक पूरी प्रक्रिया है। सबसे पहले बात करेंगे विशल देव रासो की रचना, जहां पे बार बार रसायन शब्द का प्रयोग हुआ है। किस रचना में? विशल देव रासो में। विशल देव रासो में बार बार रसायन शब्द का प्रयोग हुआ है, और ये रसायन बकायदा काव्य के अर्थ में वहां प्रयोग होते हुए पाया जाता है। जब ये रसायन विशल देव रासो में काव्य के अर्थ में प्रयोग में देखा जाता है, फिर ये रास बनता है भाषाओं के कालांतर परिवर्तन के कारण। और आप देखेंगे कि राष्ट्र साहित्य के कम अधिकांश ग्रंथ जो हैं वो राजस्थान की धरती पर लिखे गए। चूंकि जितने भी युद्ध हुए वो भी राजस्थान की धरती पर लड़े गए, जिसमें डिंगल पिंगल भाषा आई। तो राजस्थानी जो भाषा है वो ओकारांत है, यानी कि ला अंत में ओ आता है, और इसी का प्रभाव रास पर पड़ा, और वो राजस्थान में जाते जाते लास्ट में रासों में परिवर्तित हो गया। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पूरी प्रक्रिया है। जो रसायन से रास बनता है, रास से रासो बनता है। पहले विशल देव रासो में रसायन शब्द काव्य के अर्थ में प्रयुक्त होता है, फिर उसके बाद वो उसका तद्भव होता है, रास बनता है। और रास जब राजस्थानी भाषा के प्रभाव क्षेत्र में आता है, डिंगल पिंगल के प्रभाव क्षेत्र में आता है, तो वो रास से रासो ओकारांत शब्द बन जाता है। तीसरा जो राशक है उसको बहुत सारे लोगों ने माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, दशरथ शर्मा, माता प्रसाद गुप्त ने। तो राशक शब्द ये भी, मतलब जो मूलतः रास है वो काव्य के अर्थ में ही प्रयोग में आता है। तो राशक, आपको भी पता है कि जो उस समय की जितनी भी भाषाएं हैं, फिर आज जो हम बोलियां बोल रहे हैं, जो शब्दावली प्रयोग कर रहे हैं, वो शब्दावलियां कहीं ना कहीं आगे चल के तद्भव का रूप में तद्भव का रूप ग्रहण करते हुए अपने स्वरूप में परिवर्तन देखने लगती हैं। जैसे राशक में क विलुप्त होकर रास बना, राशो बना हो। तो राशक शब्द से कितने लोग मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, दशरथ शर्मा, माता प्रसाद गुप्त, जैसा कि आपके स्क्रीन पे मैंने शेयर भी किया हुआ है। अब बात आती है राशव। राम स्वरूप चतुर्वेदी राशव से रस की उत्पत्ति मानते हैं, और इसी रस से रास की उत्पत्ति मानते हैं। और जिस रास का अर्थ काव्य से है, जो जैन साहित्य में बार बार प्रयोग किया गया है, चाहे उपदेश रसायन दास से हो, चाहे वो भरतेश्वर बाहुबली रास हो, उसी रास से रासों की उत्पत्ति नंद दुलारे वाजपेयी
मानते हैं। ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब अगर हम आगे बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ, जिसका नाम मैंने बताया था 1929 में, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य के विकास के नाम से प्रकाशित हुआ था, उसको 1929 में वो अपना एक पृथक ग्रंथ प्रकाशित करते हैं। उसके आदिकाल में प्रकरण 3 में राष्ट्र साहित्य को स्थान देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछ लेता है। दूसरी बात, अब भाषा को देख लिया जाए कि राष्ट्र साहित्य में भाषा का क्या रोल रहा। तो राष्ट्र साहित्य, आपको भी पता है कि ये राजस्थान की धरती पे जहाँ युद्ध लड़े जाएंगे वहीं प्रशस्तियाँ लिखी जाएंगी, वहीं प्रशस्तियों को कवि गाएंगे, चारण गाएंगे, भाट गाएंगे। तो यहाँ इसकी दो भाषाएं मिलती हैं, एक डिंगल मिलती है, एक पिंगल मिलती है। डिंगल जो है वो पश्चिमी राजस्थानी बोली है और पिंगल जो है वो पूर्वी राजस्थान की भाषा है। आप जरूर ध्यान दीजिए कि डिंगल मारवाड़ी और अभ्रंश से मिलकर बनी है और जो पिंगल है वो पूर्वी राजस्थान की बोलियां और ब्रज भाषा से मिलकर बनी है। ये पूरे पॉइंट अपने अपने नोट्स में, अपने कॉपियों में, जो भी नोट्स आप पहली क्लास से बना रहे हैं उसके आगे बढ़ाते चलिएगा, लिखते चलिएगा। एकदम शॉर्ट नोट्स लेकर के मैं आता रहूँगा। तो सिर्फ भाषा लिखना है, उसके दो तीरे बनाने हैं। डिंगल को लिखना है पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती थी, मारवाड़ी प्लस अभ्रंश से मिलकर बनी है। पिंगल को लिखना है कि पूर्वी राजस्थान में बोली जाती थी और ये पूर्वी राजस्थान और ब्रज भाषा से मिलकर बनी हुई बोली या भाषा है। अब देखेंगे कि रासो काव्य, रासो काव्य दो रूपों में मिला, एक प्रबंध के रूप में और एक वीर गीत के रूप में। जो प्रबंध था उसमें सबसे पहला जो प्रबंध काव्य मिलता है रासों में वो खुमान रासो मिलता है। और जो वीर गीत के रूप में, जिसको इंग्लिश में बैलेट्स कहा जाता है, ये जरूर ध्यान दीजिए कि बैलेट्स किसे कहा था, ये परीक्षाओं में पूछ लेता है। तो वीर गीत में फर्स्ट वीर गीत जो है वो बिसल देव रासो है। अब हम रासो साहित्य के अंतर्गत आने वाले सारे ग्रंथों को एक एक कर उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक को बात करेंगे। आप ध्यान दीजिए कि यूपी में जीआईसी लेक्चर की जो परीक्षा होने वाली है उसमें बिल्कुल सतही तौर पे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। यूजीसी नेट में जो परीक्षा होगी उसमें सतही तौर पे प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, बल्कि बहुत ही भीतर के प्रश्नों को भी उकेरा जा रहा है। तो बिसल देव रासो जो कि 1212 ईस्वी, अगर कहा जाए तो 12वीं 13वीं शताब्दी की ये रचना है। नरपति नाल लिखते हैं इसको। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या है, तो आप इसी तरह से जैसे जैसे मैं नोट्स बनाया हूँ ऐसे ऐसे ही नोट्स को आप बनाएंगे। गेय मुक्तक काव्य है ये, यानी कि ये मुक्त रूप से गाने वाला काव्य है। इसका प्रमुख रस है श्रृंगार रस और हिंदी का पहला 12 मासा वर्णन इसी ग्रंथ में मिलता है। पहला 12 मासा वर्णन का मतलब कि सबसे पहले पूरे 12 महीनों का वर्णन इसी ग्रंथ में मिलता है। ये 4 भागों में है। इसकी नायिका जो है वो राजमती है और जो नायक है वो विग्रह राज चतुर्थ है। कविता का इस रचना यानी कि विशल देव रासो, जो विशल देव है वो राज विग्रह राज चतुर्थ का उपनाम है। आप ध्यान दीजिए कि शीर्षक जो है विशल देव है, तो ये विग्रह राज चतुर्थ का उपनाम है। विग्रह राज चतुर्थ क्या क्या होता है कि राजमती से शादी होती है, फिर उसके बाद राजमती कुछ उनको बोल देती है, तो विग्रह राज चतुर्थ उड़ीसा की तरफ चले जाते हैं नाराज होके, और फिर अंतिम चतुर्थ भाग में उन दोनों का मिलन होता है। यही इसकी जो कथ्य है। और इसी तरह के कथ्यों को देखते हुए आचार्य शुक्ल ने कहा है कि ये घटनात्मक नहीं वर्णात्मक रचना है। ये घटनात्मक नहीं वर्णात्मक रचना है। और इसकी भाषा को भी, विशल देव की भाषा को भी आचार्य शुक्ल ने साहित्यिक नहीं बल्कि राजस्थानी भाषा माना है। दूसरी रचना आती है खुमान रासो, और ये रासो काव्य में प्रबंध की सबसे पहली रचना है। इसके जो लेखक या रचयिता मिलते हैं वो दलपति विजय हैं। ये रचना की जो समय है वो 9वीं शती है। 5000 छंदों की ये रचना है। चित्तौड़ नरेश खुमार द्वितीय की प्रशस्ति है। वीर गीत, वीरों का पूरा इसमें लेख है। दूसरी बात अगर हम करेंगे तो है विजयपाल रासो। विजयपाल रासो 11वीं शती की रचना है। अब इसको थोड़ा विस्तार से समझेंगे। सॉरी, विजयपाल रासो नहीं, परमाल रासो को विस्तार से समझेंगे क्योंकि यहाँ से परीक्षाओं में पूछ लेता है। विजयपाल रासो आप याद करिए कि नल्ल सिंह की रचना है, 11वीं शती में किया जाता है। ये दोनों रचनाएं, खुमान रासो और विजयपाल रासो, दोनों रचनाएं अनुपलब्ध हैं, दोनों मिलती नहीं हैं। हरियाई प्रसाद द्विवेदी ने इन दोनों रचनाओं को नोटिस मात्र कहा है। अब चौथी रचना आती है परमाल रासो। परमाल रासो के लेखक रचयिता जो भी हैं वो जगनिक है। 13वीं शती की रचना है।
कहानी यूं है कि महोबा के परमाल जो कि वहाँ के शासक थे और उनके दो वीर उनके राज्यों में रहते थे, एक आल्हा और दूसरे ऊदल। और इन्हीं आल्हा और ऊदल के वीरता का वर्णन परमाल रासों में जगनिक ने किया है। आला खंड इसी परमाल रासों से हिस्सा को काट करके संपादन किया गया एक रचना है जो 1865 में चार्ल्स इलियट ने किया था। बैसवाड़ा में और बुंदेलखंड में इसको गाया जाता है। आप ध्यान दीजिए कि इसको बरसात के समय में गाया जाता है। इसमें एक पंक्ति आती है परमाल रासों में कि 12 बरस ले कुकुर जीवे, अर 13 ले जिए शियार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। यानी कि 12 बरस तक कुत्ता जीता है और 13 बरस तक शियार जीता है और मात्र 18 साल में ही अपने शौर्य रूपी जीवन को जीता है क्षत्रिय, और अगर उससे आगे जीता है तो उसके जीवन को धिक्कार है। यानी कि उसी के बीच में अपनी पूरे यश को, पूरे बल को दिखा के या तो जीत पूरे राज्य को जीत जाना है या वीर गति को प्राप्त कर लेना है। ऐसा इस पंक्ति ये बार बार पूछ लेता है परीक्षाओं में, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। पांचवी रचना जो आती है वो जयचंद प्रकाश है, संवत 1355 में भट्ट केदार के द्वारा लिखी गई थी। छठवीं रचना जय मयंक जस चंद्रिका है, मधुकर भट्ट। मेरा नाम आया मयंक, इसलिए बार बार जब मैं कहीं भी जाता हूँ तो मुझसे बार बार ये पूछा जाता है कि जय मयंक जस चंद्रिका किसकी रचना है, इसलिए मुझे ये भूलती नहीं है कि जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर भट्ट की रचना है। सातवीं रचना और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना आएगी पृथ्वीराज रासो, और इसको हम बहुत विस्तार से समझने वाले हैं। पृथ्वीराज रासो जो है वो 12वीं सदी की रचना है। चंद्रबरदाई ने इसको लिखा था। इसकी भाषा जो है वो पिंगल है। इसमें 69 समय है, यानी कि जिसको अध्याय कहते हैं इसमें समय कहा गया है। 2500 पृष्ठों की एक बहुत बड़ी ये रचना है जिसको पूरा चंद्रबरदाई के पुत्र जल्हड़ ने किया है। अब देखिए कि इस रचना के बारे में मिश्र बंधु क्या कहते हैं। मिश्र बंधु कहते हैं कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को ही कहा जा सकता है। अब आरसीएस, आरसीएस का मतलब रामचंद्र शुक्ल। आप भी अपने नोट्स में सेम ऐसे ही पैटर्न पे बनाइए, समझने के लिए बहुत आसान रहेगा। आरसीएस और एचपीडी कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि यह पूरा का पूरा ग्रंथ जाली है और उन्होंने इसको अप्रमाणिक माना है। एचपीडी ने पृथ्वीराज रासो, एचपीडी का मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद कहा है। अब ध्यान दीजिए कि बच्चन सिंह ने एक कोटेशन लिखा इसके बारे में और कहा कि यह एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी भी है। तो ये रहे सारे तथ्य जो परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। अब पृथ्वीराज रासो के थोड़े से कथानक पे हम बातचीत करेंगे और कथानक को इस चार्ट के माध्यम से, इस फ्लो चार्ट के माध्यम से देखेंगे। तो एक शहर है दिल्ली, जहां आज भी हम मेट्रो में चढ़ने के लिए जाते हैं। दिल्ली में तोमर वंश का राज्य था। तोमर वंश का राजा होता है अनंगपाल। अनंगपाल की दो पुत्री होती हैं, कमला और सुंदरी। कमला का विवाह अजमेर के राजा सोमेश्वर से होता है और सुंदरी का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल से होता है। अब कमला के विवाह जो सोमेश्वर से हो गया और सुंदरी का विवाह जब विजयपाल से हो गया तो अनंगपाल के दो नाती भी पैदा हुए। कमला और सोमेश्वर के संयोग से पृथ्वीराज चौहान पैदा होते हैं और सुंदरी और विजयपाल के संयोग से जयचंद पैदा होता है। लेकिन अनंगपाल ने अपने कमला की पुत्र पृथ्वीराज चौहान को गोद लेता है और उसको दिल्ली और अजमेर दोनों जगह के राज्य को दे देता है और उसको शासक बना देता है। इस चीज को जयचंद सह नहीं पाता है और उसके मन में द्वेष पैदा होता है और वहां से लड़ाई फिर शुरू होती है। जयचंद किस तरह से बाहरी आक्रमणकारियों को पनाह देता है, उनको बार बार बुलाता है, या फिर जो भी जिस तरह की किंवदंतियां हैं, पृथ्वीराज चौहान बाहरियों से फंसते हैं, घर से भी धोखा खाते हैं, इस तरह की चीजें घटती रहती है और इसी तरह के कथानक पे पृथ्वीराज रासो की रचना रची गई है। अब हम देखेंगे कि पृथ्वीराज रासो को कितने लोग प्रमाणिक और अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। तो पृथ्वीराज रासो को कितने लोग प्रमाणिक और अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, इसके लिए हम देखें तो प्रमाणिक के रूप में सबसे पहले हम देखेंगे कि मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या, कर्नल टार्ड,
ये सब प्रमाणिक मानते हैं। अर्ध प्रमाणिक में मुनिजिन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और डॉक्टर दशरथ ओझा। अर्ध अप्रमाणिक में डॉक्टर बुलर, रामचंद्र शुक्ल, मुंशी देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर हीराचंद। तो आप ये महत्वपूर्ण जो रासो साहित्य है जिसके बारे में हम जाने, रासो की उत्पत्ति जाने, रासो साहित्य के सारी रचनाओं के बारे में जाने, उसकी एक एक महत्वपूर्ण तथ्यों को जाने जो परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। तो आप इसको अपने नोट्स में जैसे जैसे मैंने बनाया है उसको लिखेंगे। अब अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि वीडियो लगातार आती रहेंगी जो कि यूपी जीआईसी लेक्चरर, यूपी एलटी ग्रेड टीचर और यूजीसी नेट सीयूईटी पीजी हिंदी के लिए भी बहुत ही लाभदायक होने वाली है। इसके साथ साथ ही हम हिंदी साहित्य इतिहास के साथ साथ ही हम अब यूजीसी नेट या फिर यूपी पीजीटी के रचनाओं पे भी वीडियो लाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बने रहिए। मिलते हैं अब नए विषय के साथ। आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, किसी एक को लेकर के अगले दिन फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।